औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 को। हमने चैप्टर 4 को बड़ा डिटेल के अंदर देखा। जीसीडी, डिविजिबिलिटी, नंबर थ्योरी के जो टॉपिक्स रहे हैं, उसके बाद क्रिप्टोग्राफी के जो टॉपिक्स रहे हैं, क्रिप्टो सिस्टम था, उसमें क्रिप्टो एनालिसिस था, आरएसए एल्गोरिदम था। बड़ा ही डिटेल के अंदर हमने इन चीज़ों को देखा। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन पे। मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एन इनफाइनाइट स्टेयरकेस। Consider we have an infinite staircase and we want to determine if we can reach every step on the staircase. कहते जी, आप सपोज करें आपके पास एक इनफाइनाइट स्टेयरकेस है। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि क्या हम हर स्टेप के ऊपर इफ़ वी कैन रीच एवरी स्टेप ऑन द स्टेयरकेस, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? व्हाट डू वी नो फ्रॉम अ क्लासिक staircase? We can reach the first step of the staircase and when we can reach a particular step we can reach the next step. तो ये इसका एक सीक्वेंस होता है कि हमें सबसे पहले स्टेप पे जाना पड़ेगा और उसके बाद हम अगले पे जा सकते हैं। Basically this means that when the staircase is accessible we can climb it by going from step 1 to step 2 and so on. तो इसका मतलब यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें उसकी एक्सेस है तो हम उस पर चढ़ के एक स्टेप पे चढ़ के दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। इसी तरह आगे भी हम बढ़ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये तो केस था बेसिकली क्लासिक के लिए। क्लासिक स्टेयर केसेस जो हैं जो इनफाइनाइट नहीं होती, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, लेट अस जस्ट अज्यूम दैट द स्टेयर केस इज एन इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या है कि हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, हैज़ नो एंडिंग। This would means that when we go up we can go from step 120 to 121 and so on. तो हम इसे आगे भी जा सकते हैं। The way we have proven that we can continue going on to the stairs from step n to the next step n plus 1 is done by induction or more precisely mathematical induction. तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, n है और देन जो n मतलब करंट जो हमारे पास पोजीशन है और उसमें इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 का, n+1 है जिस तरह हमारे पास। नेक्स्ट जो आएगा वो उससे बड़ा होगा, नेक्स्ट जो आएगा उससे अगला होगा। तो ये बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर सारी की सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑल्दो द एग्जाम्पल विद द इनफाइनाइट स्टेयरकेस इज रेदर बेसिक। तो जो हमने अभी एग्जांपल देखी है स्टेयरकेस की, वो बेसिक सी है। इट शोज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन, लेकिन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैथमेटिकल इंडक्शन का। द स्टेटमेंट इन द एग्जांपल कैन बी डिफाइंड बाय द रिलेशन पी ऑफ एन, विच मीन्स दैट वी कैन रीच अ स्टेप एंड वी वांट टू प्रूव दिस। तो इस तरह के रिलेशन पी ऑफ एन की रिलेशन की मदद से हम इन चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह? With mathematical induction we start from the initial condition. मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हम अपनी इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने पी एफ एन में एन को 1 पुट किया तो वो पी एफ 1 हो जाएगा, विच बेसिकली मीन्स दैट आई कैन रीच द स्टेप 1। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पहले स्टेप पे मतलब जा सकता हूँ। नाउ वी वांट टू नो इफ द पी एफ एन implies that p of n plus 1, which translates that when I can reach the step n, I can also reach to the step n plus 1. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्टेप 1 पे हैं तो हम उससे नेक्स्ट स्टेप पे भी जा सकते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एंड द कंप्यूटर साइंसेज टू प्रूव द स्टेटमेंट आर द करेक्ट। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के अंदर, कंप्यूटर साइंसेज के अंदर मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। किसी भी स्टेटमेंट को करेक्ट प्रूव करने के लिए हम इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं।
One of the application relates to the complexity of algorithm, the correctness of the computer program and theorems. इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल एप्लीकेशन हम देखते हैं, ये नॉर्मली हम जो एल्गोरिदम की कम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो हमने लास्ट में बात की थी, बिग ओ एन है, बिग ओ है, एन लॉग एन है, तो ये उनके अंदर आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम हैं उनकी करेक्टनेस के बारे में बड़ा हेल्पफुल रहता है, और जो थ्योरम्स हैं बेसिकली उनके अंदर ये आपको हेल्प करता है। बेसिक प्रिंसिपल्स जो है मैथमेटिकल इंडक्शन के, उन पे अगर हम बात करें, एवरी प्रूफ बाय इंडक्शन हैज़ 2 स्टेप्स। याद रखिएगा कोई भी जो प्रूफ है इंडक्शन से जो आते हैं उनके 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो बेसिक स्टेप है P(1) और दूसरा जो है इंडक्टिव स्टेप है P(k) implies that P(k + 1). वी कैन राइट दिस एज फॉलो। हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सारी की सारी स्टेटमेंट आपके सामने है। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी वांट टू प्रूव दैट P(n) इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स n, कि P(n) जो है वो ट्रू है जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स n में, उन सब के लिए। जबकि वेयर P(n) इज अ प्रपोजिशनल फंक्शन एंड वी डू दैट इन द 2 स्टेप्स। जबकि P(n) आपके पास एक प्रपोजिशनल फंक्शन है, और प्रपोजिशनल फंक्शन भी हमने सेकंड चैप्टर के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं मेरा देखा तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। बेसिक स्टेप्स क्या है कि वी वेरीफाई दैट P(1) इज अ ट्रू, और इंडक्टिव स्टेप क्या है कि वी शो दैट द कंडीशनल स्टेटमेंट P(k) implies that P(k + 1) is true for all the positive integers k. So once we can prove that both the basis and inductive steps are true, we have proven that the statement is true for all positive integers k, or as expressed as the rules of interference. नेक्स्ट अगर हम देखें तो वैलिडिटी क्या है, जिसकी वैलिडिटी ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन वंडर इज द मेथड ऑफ द मैथमेटिकल इंडक्शन इज वैलिड और नॉट। लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन हेयर। हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो है रेज होते हैं वैलिडिटी के बारे में। जो पहला है, बेसिकली द प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज बेस्ड ऑन द वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या है, विच स्टेट्स दैट द एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ सेट पॉजिटिव इंटीजर हैज द लीस्ट एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके नॉन एम्प्टी सबसेट हैं किसी भी पॉजिटिव सेट इंटीजर्स के, वो उसके अंदर कम से कम एलिमेंट होते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेन वी नो दैट P(1) is true and that the proposition P(k) implies that P into k plus 1 is true for all positive integers k। हमने लास्ट स्लाइड के अंदर इस पे बात की, ये वही दोबारा से रिपीट है यहाँ पे। टॉप शो दैट दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, वी अज्यूम दैट एट लीस्ट वन P(n) इज फॉल्स। तो कम से कम जो है वहाँ पे एक P(n) जो है वो फॉल्स होगी, हम ये अज्यूम कर लेते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फॉर विच P(n) इज फॉल्स इज नॉन एम्प्टी, लेट्स कॉल दिस सेट S। तो जो हमने अज्यूम किया है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स P(n) के लिए फॉल्स है वो नॉन एम्प्टी है, उसको हमने S से रिप्रेजेंट किया है। तो वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी से हमें क्या पता चला, वी नो दैट सेट S हैज़ अ लीस्ट एलिमेंट m। तो जो सेट S होगा उसके अंदर सबसे कम एलिमेंट्स होंगे और उनको हमने m से रिप्रेजेंट करवाया यहाँ पे। बेस्ड ऑन दिस m-1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन m। जैसी सी बात है, m-1 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है जो m से छोटा है। Hence not in S and P into m-n must be true, but we know that conditional statement P into m-1 implies that P(m) is true. Hence this contradict the choice of m and the P(n) must be true for every n। तो वहाँ पे जो है आपकी जो स्टेटमेंट है वो कंट्राडिक्शन में चली जाएगी। तो जो चॉइस होगी बेसिकली m और P(n) की, वो ट्रू होगी फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जो अगला टॉपिक है, प्रोज एंड द कॉन्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन इज गुड वे टू प्रूव कंजेक्चर्स एंड वी विल यूज इट इन दिस वे। कंजेक्चर्स को साबित करने के लिए बड़ा एक अच्छा मेथड है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। मैनी इंपॉर्टेंट कंजेक्चर्स कैन बी प्रूवन बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन। और बहुत से इंपॉर्टेंट कंजक्चर्स जो हैं हम इन्हें प्रूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
but unfortunately mathematical induction does not allow us to construct the theorems just to prove them. तो ये हमें ये एबिलिटी जो है, ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं करता कि हम थ्योरम्स को कंस्ट्रक्ट कर सकें. न्यू थ्योरम्स आर फाउंड बाय अदर वेज, नेवरदलेस दे मस्ट बी प्रूवन. जो हमने नए थ्योरम बनाने हैं उनके लिए अलग से तरीकाकार है. Another flaw in mathematical induction is that the method of proof does not give any insight why the theorem is true. It just provide a way to prove it. तो ये आपको कोई लॉजिकल बात जो है वो नहीं प्रोवाइड करता, बस कि क्यों आपका थ्योरम जो है वो ठीक है. ये सिंपल आपको एक वे प्रोवाइड करता है कि आप अपने थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं ट्रू. द लैक ऑफ इंसाइट इज टू वाई ऑफ द ट्रूथ ऑफ द थ्योरम. मैथमेटिशियंस समटाइम्स सेलेक्ट डिफरेंट मेथड. और इसी वजह से बाज़ दफ़ा जो मैथमेटिशियंस हैं वो कोई अलग से तरीक़ाकार अपनाते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हमने देखा कि many mathematical assertions of the statement include an implicit universal quantifier specifying that the assertion is valid for all positive integer n and is written for all n belongs to z, then followed by the assertion. तो ये सारी की सारी जो हैं इसकी एग्जांपल्स के अंदर चीज़ें आती हैं. यहाँ तक कोई बात अगर आपने पूछनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास जिस मेशन फार्मूला है, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट n इंटीजर्स, many summation formula exist and have been determined with general mathematical formula used on the series and the expansion. तो बहुत से summation के फार्मूलाज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. वन ऑफ दीज फार्मूलाज इज, हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है 1 + 2 + 3 अप टू n तक है, और इसका मतलब क्या है, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2. अब बेसिक स्टेप में क्या चीज़ें हम देखेंगे. हमने पहले बात की कि दो तरह के हमारे पास नॉर्मली स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर. एक बेसिक स्टेप है और दूसरा इंडक्टिव स्टेप है. बेसिक स्टेप में क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर हम p ऑफ n की जगह 1 पुट करते हैं तो p ऑफ 1 इज़ ट्रू सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा n की जगह पे. अगर यहाँ पे आप n में 1 पुट करते हैं, 1 × 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 × 2 2 हो जाएगा. 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर विल बी 1. और इंडक्टिव स्टेप में क्या होगा, वी अज्यूम दैट पी ऑफ के होल्ड्स फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू के. बेस्ड ऑन द इंडक्टिव हाइपोथेसिस वी कैन से दैट पी ऑफ के इज इक्वल टू 1 + 2 + अप टू के सीरीज. और यहाँ पे जो है क्योंकि हमने n को रिप्लेस करवा लिया k से, तो जो हमारा फाइनल जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा जी, k × k + 1 डिवाइडेड बाई 2. पहले हमारे पास n था, अब यहाँ पे k है, तो हमें n को रिप्लेस करवाना पड़ेगा k के साथ. द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव दैट दिस इज आल्सो ट्रू फॉर p ऑफ p × k + 1 बाय एडिंग k + 1 टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. तो इससे अगला स्टेप क्या है, हमने जिस तरह लास्ट स्लाइड के अंदर बात देखी है कि p × n + 1 था, तो यहाँ पे भी हमें, क्योंकि हमने n को रिप्लेस करवाया k के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा p × k + 1. तो हमें k + 1 को दोनों साइड्स पे ऐड करवाना पड़ेगा इक्वेशन की. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फाइनल जो बनेगा. लेट अस कंजक्चर अ फार्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो सबसे पहले s0 है, s0 n इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो s0 × 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया. सिंपल सी बात. अगर 2 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, 1 + 3, जो कि हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास अगर 3 है तो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स आ जाएंगे, सम ऑफ फर्स्ट 3 ऑड नंबर, और फर्स्ट 3 ऑड नंबर में हमारे पास 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और इसी तरह इसका जो फाइनल आंसर बनेगा 9 आ जाएगा.
और n अगर हमारे पास 4 है तो s इंटू 4 आ जाएगा, मतलब फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का आपने सम लेना है। और फर्स्ट 4 जो ऑड नंबर्स हैं आपको बड़ी अच्छी तरह इसका आइडिया है, 1 + 3 + 5 + 7, 1 3 5 7 आर द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। इनका जो सम आएगा वो 16 आ जाएगा। तो हम इसकी बेस पे क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं s ऑफ 0 इंटू n इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 2 इंटू n - 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर। कि जो भी आप नंबर लेते हैं, आपने मिसाल के तौर पे 1 लिया तो उसका जो फाइनल आंसर आपको मिलेगा वो उसका स्क्वायर मिलेगा, मतलब 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका फाइनल आंसर है वो 1 ही आया। इसी तरह अगर 2 है तो 2 का जो फाइनल आंसर आएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने देखा ना n स्क्वायर आएगा जो भी आप नंबर लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 लिया, 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 4 लिया, 4 का स्क्वायर आ गया, 16 आ गया। तो बेसिस स्टेप में क्या है, सो s1 इज इक्वल टू 1 इज ट्रू सिंस s1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इंडक्टिव स्टेप में क्या आ जाएगा, वी विल प्रूव दैट द प्रपोजिशन s ऑफ k implies that s k + 1 वी नो दैट s इंटू के इज इक्वल टू 1 + 3 + 5 जितने भी ऑड नंबर्स हैं इज इक्वल टू के स्क्वायर, क्योंकि पहले हमारा n था, अब हमने उसको k से रिप्लेस करवा दिया तो वो k स्क्वायर हो जाएगा। वी विल ऐड द k + 1th ऑड इंटीजर टू k + 1 टू बोथ साइड्स एंड सी इफ इट इज ट्रू। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप कोशिश करें इसको सॉल्व करने की, और कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एल्गोरिदम है। मैथमेटिकल इंडक्शन इज वेरी यूजफुल इन द स्टडी ऑफ एल्गोरिदम। हमारे पास एक बड़ी ही अच्छी अप्रोच है मैथमेटिकल इंडक्शन एल्गोरिदम्स को स्टडी करने के लिए। When we develop the algorithm, it is extremely important to be sure that the algorithm is correct. जब हम किसी भी एल्गोरिदम को बनाते हैं तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है वो हमें ये वहाँ पे करना पड़ता है कि हमें श्योर हो कि जो एल्गोरिदम हमने बनाया क्या वो दुरुस्त है कि नहीं। Although mathematical induction cannot be used to create algorithm, हम एल्गोरिदम बनाने के लिए जो है मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ नहीं करते, याद रखिएगा, लेकिन it is very useful to prove that the algorithm is correct or not। लेकिन हम इसकी मदद से ये बता सकते हैं कि एल्गोरिदम जो आपने बनाया है वो ठीक है कि नहीं। मिसाल के तौर पे we consider a scheduling algorithm where a proposed task will be organized in an auditorium. Each task is characterized by a start time st and an end time et j है यहाँ पे, एस टी जे है यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पे आपने एक एल्गोरिदम बनाया जिसमें प्रपोज टास्क है और ऑडिटोरियम के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका कुछ स्टार्टिंग टाइम होगा एस टी से है, कोई एंडिंग टाइम है ई टी से, हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। अब लेक्चर आपका हो जाता है स्टार्ट, नो लेक्चर कैन स्टार्ट एट द सेम टाइम, लेकिन एक ही वक्त में नहीं होते, बट द नेक्स्ट लेक्चर कैन स्टार्ट व्हेन द प्रीवियस वन एंड्स। तो जाहिर सी बात है कि अगला आपका तब भी शुरू होगा जब प्रीवियस वाला ख़त्म होगा। तो लेट अस ऑर्डर द डिफरेंट लेक्चर्स नॉन डिक्रीजिंग एंड एंड टाइम्स et1 et2 etm तक। द ग्रीडी एल्गोरिथम सेलेक्ट द मोस्ट टास्क पॉसिबल इन द ऑडिटोरियम। इसको कैसे लेके चलेंगे, प्रूविंग द टास्क स्केजुलिंग एल्गोरिथम। बेसिक स्टेप में क्या आ जाएगा जी, दो तरह के ही स्टेप्स हैं, दोबारा से वही चीज़ें हैं, बस वैल्यूज डिफरेंट हैं। सपोज द ग्रीडी एल्गोरिथम मैनेज टू प्लान ओनली वन talk 1 with the start time st1 and end time et1, no other talk can start or after at or after et1. From the list of the non-decreasing order of the talks, we add talk 1 and the other remaining talk in the list either start before et1 or end after et1. Only one talk could be selected which include the basic step. तो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही टास्क जो है उसे
सेलेक्ट करेगा जिसमें बेसिक स्टेप्स जो है होगा। इंडक्टिव स्टेप है इसके बाद, यहाँ पे वो k से रिप्लेस हो जाएगा, k+1 आ जाएगा और यही सारी चीज़ें हैं। says that the k+1 tasks have been selected by the greedy algorithm. The first thing to do is to see the task 1 with the earliest end time is the part of scheduling since it is the task with the earliest end time. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जी द ऑड पाई फाइट है। ये मेरा ख्याल है आप लोगों की कोर्स आउटलाइन के अंदर नहीं है, हमने क्योंकि यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को भी फॉलो करना होता है। मैं इसको देख लूँ एक दफ़ा। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप लोगों ने इसमें से कोई बात पूछनी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद जी रिकर्सिव डेफिनेशन है, स्ट्रक्चरल इंडक्शन है, रिकर्सिव एल्गोरिदम है, प्रोग्राम करेक्टनेस है। तो यहाँ तक ही आपका लेक्चर था आज का। इसमें से अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।